हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था, एविडेंसेस पढ़े थे, है ना? और एविडेंसेस पढ़े थे, उसके साथ में अपन ने एडेप्टिव रेडिएशन की बात कर ली थी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है उसकी बात कर ली थी, ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी। अब इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, है ना? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की क्या क्या थ्योरीज है उनकी बात करेंगे। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी, ठीक है? अलग अलग थ्योरीज दी, लेमार्क ने अलग दी, अपने डार्विन ने अलग दी, सबने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। उन थ्योरीज की बात करेंगे, कौन सी थ्योरी क्या बोलती है उसकी बात करेंगे। देखो, इवोल्यूशन हुआ है, इस बात के लिए एविडेंस अपन को क्या क्या मिले वो अपन मैंने आपको बता दिया था। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरीज दी कि भाई एवोल्यूशन जो हुआ है वो इस प्रकार से हुआ है, इवोल्यूशन जो हुआ है वो इस प्रकार से हुआ है, ठीक है, इस टाइप से हुआ है। वो बात किसने बताई? ये इन थ्योरीज के अंदर बताई गई हैं। उन्हीं थ्योरीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले लेमार्क की थ्योरी आती है, लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, या फिर इसको लेमार्किज्म भी बोलते हैं, ठीक है? तो लेमार्क साहब जो है ना, उन्होंने बहुत बातें बताई, और बातें कैसी कैसी बताई वो देखो भाई। टेस्ट सबने दिया? पहले तो ये बताओ, टेस्ट सबने दिया? ठीक है, कैसा रहा टेस्ट? बढ़िया रहा? हाँ, बढ़िया था टेस्ट। चलो, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो पहले लेमार्क की थ्योरी है, लेमार्किज्म, ठीक है? लेमार्क भाई साहब ये बोल रहे थे कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है ना उनका इनहेरिटेंस होगा। अब भैया ये इन एक्वायर्ड इनहेरिटेंस समझ में नहीं आया, नॉर्मल भाषा में बताओ। नॉर्मल भाषा में ये बात है कि कोई इंसान समझाते हो, कोई भी इंसान अपने जीवन में जो भी हासिल करता है वो उसके बच्चों के पास में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। लेमार्क के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान अपने जीवन में कोई भी चीज हासिल करता है वो उसके बच्चों के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। तो आप बोलोगे भैया इसमें दिक्कत कहाँ है? ठीक है, कोई माँ बाप अपने पैसे कमाते हैं तो वो उनके बच्चों के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर पैसों की बात नहीं हो रही, प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कैरेक्टर्स की, ठीक है? कैरेक्टर्स की मतलब एग्जांपल दूं आपको कि किसी ने गाना सीख लिया, तो लेमार्क के अकॉर्डिंग उसके बच्चों को ऑटोमेटिकली गाना गाना आ जाएगा। ऐसे ही किसी ने बंदूक चलानी सीख ली तो उसके बच्चों को जन्म से ही बंदूक चलानी आएगी। किसी ने एक्टिंग सीख ली तो उसके बच्चों को ऑटोमेटिकली बढ़िया एक्टिंग आएगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? ठीक है, जो लेजेंडरी एक्टर्स हैं उनके बच्चे तो वैसे ही हैं। तो लेमार्क ने जो बात बोली कि एक्वायर्ड जो कैरेक्टर्स हैं, जो अपन ने एक्वायर किए अपनी लाइफ के अंदर, जो कैरेक्टर्स अपन ने अपनी लाइफ के अंदर एक्वायर किए हैं वो इनहेरिट होते हैं बच्चों के अंदर। तो ये बात कह रहे, कुछ केसेस के अंदर ये बात सही भी जाती है, लेकिन अपन ब्रॉड वे में देखें तो ये बात तो बहुत गलत हो जाती है ना। दूसरी बात बोली इन्होंने, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। पहली बात तो बोली एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होगा, बच्चों के अंदर जाएगी, जो माँ बाप ने सीखा है वो बच्चों के अंदर जाएगी, ठीक है? दूसरी बात इन्होंने बोली यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, मतलब जिस ऑर्गन को आप जितना यूज में लोगे वो उतना बढ़ता जाएगा, और जिस ऑर्गन को आप जितना कम यूज में लोगे वो घटता जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा, वो वेस्टिजियल हो जाएगा। ये बात लेमार्क साहब बोल रहे थे। और इन्होंने एग्जाम्पल दिया इस चीज का कि जिराफ जो है उसके पहले छोटी गर्दन हुआ करती थी, लेकिन जब घास नीचे खत्म हो गया, जमीन पर घास खत्म हो गया, तो जो पेड़ की जो पत्तियां हैं वो खानी थी उनको, क्योंकि जमीन पर घास था नहीं। तो जीवन के लिए, जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेड़ की जो पत्तियां हैं वो खानी पड़ेंगी। डालियां थी ऊपर, उनकी गर्दन पहुंच नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने बार बार कोशिश की, तो उनकी गर्दन जो है वो लंबी होने लग गई। मतलब गर्दन यहां पर यूज में ली तो गर्दन की साइज जो है वो बढ़ गई, ठीक है? ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया। और एग्जाम्पल उन्होंने दिया, पहले पूंछ हुआ करती थी मानव के, लेकिन मानव ने क्या है, पूंछ को काम में लेना बंद कर दिया, तो जो पूंछ जो है वो गायब हो गई, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि जिस ऑर्गन को आप जितना ज्यादा यूज में लोगे वो उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, और जिस ऑर्गन को आप यूज में नहीं लोगे वो गायब होता जाएगा। अब देखो, इनकी बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन अपन ढंग से इसको सोच के देखें कि हर चीज पर ये चीज अप्लाई हो जाएगी, तो नहीं, हर चीज पर ये चीज अप्लाई नहीं होती है। कैसे अप्लाई नहीं होती उसकी बात कर लेते हैं। अपन को ये बात सुनी होगी आपने और बोली जाती है कि दिमाग को जितना ज्यादा काम में लोगे वो उतना ज्यादा शार्प होता जाएगा, उतना ज्यादा वो तेज होता जाएगा, ठीक है? दिमाग आप अपना
जितना ज़्यादा काम में लोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा। ये बात आप सबने सुन रखी है। लेकिन यही बात मैं बोलूँ आँखों के लिए, आँखों को आप जितना ज़्यादा काम में लोगे उतनी ज़्यादा उनकी रोशनी जो है कम होती जाएगी। ठीक है, अब आप आँखों को ज़्यादा यूज़ में ले रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, आप मोबाइल चला रहे हो, हिसाब से आप अपनी आँखों काम में ले रहे हो, आपकी आँखों की रोशनी है वो बढ़नी चाहिए, लेकिन रोशनी जो है वो कम होती जाती है, चश्मा जल्दी लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बातें अलग हो गई। ऐसे ही मैं बात करूं, आप एक हाथ से एक्सरसाइज कर रहे हो, दूसरे से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आप नोटिस करोगे जिस हाथ से आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसकी मसल्स स्ट्रोंग हो जाएंगी, लेकिन जिस हाथ से नहीं करोगे उसकी मसल्स कमजोर हो जाएंगी। तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल है, अपन ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन यार हर जगह लेमार्क की बातें जो है अप्लाई नहीं होती, इसलिए ये बात भी गलत हो जाती है। ठीक है, लेमार्क की एक बुक थी फिलोसॉफिक जूलॉजी की। ठीक है, लेमार्क ने एक बुक लिखी थी, बुक्स का नाम याद रखना है, फिलोसॉफिक जूलॉजी की नाम की इनकी बुक थी। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन इज इन द रिजल्ट ऑफ द नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म को नए ऑर्गन की जरूरत है तो नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, नया ऑर्गन बन जाएगा। मतलब वापस सुनो, अगर ऑर्गेनिज्म को नए ऑर्गन की जरूरत है, ठीक है, ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको नए ऑर्गन की जरूरत है तो नया ऑर्गन जो है वो बन जाएगा। मतलब मान लो मेरे को इच्छा हुई कि मेरे यहाँ पर पीछे सर में भी क्या है, एक आंख लग जाए यार, एक आई लग जाए, क्योंकि दो आंखें मेरी आगे हैं, एक आंख अगर पीछे होगी तो मैं आगे का भी देख सकता हूँ और मैं पीछे का भी देख सकता हूँ। फिर मेरी इच्छा होगी कि साइड में मेरी आंख लग जाए ना, कि यहाँ मेरे को यहाँ तक का दिखता है तो थोड़ा सा और कर दूं तो मेरा ब्रॉड व्यू आ जाए ना, मेरे को 360 दिखने लग जाए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं जी। अपन मतलब इनकी बातें जो है ना, जो ये एग्जाम्पल दे रहे थे उनके हिसाब से इनकी बातें बहुत सही थी यार। ऐसा नहीं कि लेमार्क ऐसे ही कोई पागल आदमी था ना, साइंटिस्ट था, ठीक है, दिमाग था, बातें जो बोल रहे थे वो सही भी थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर चीज में वो गलत थी ना, वो बातें अपनी मन गलत कहानियां बोल रहे थे। जो वो एग्जाम्पल दे रहे थे सेटिस्फाइंग एग्जाम्पल थे, लेकिन ये चीजें हर चीज जगह पर अप्लाई नहीं होती हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि ऑल चेंजेस एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ आर ट्रांसफर टू इट्स ऑफस्प्रिंग। इन्होंने बोला, ये बात मैं पहले बता चुका हूं, कि जितने भी चेंजेस कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के अंदर लाता है, जितने भी चेंजेस कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के अंदर एक्वायर करता है, वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का, लेमार्क के अकॉर्डिंग किसी ऑर्गेनिज्म का हाथ कट गया गलती से, हाथ तो कट गया, अब रिप्रोडक्शन तो कर सकता है, हाथ से थोड़ा ना रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन तो कर सकता है, रिप्रोडक्शन हुआ, क्या हो, प्रोजेनी आई, उसके बच्चे हुए, तो इनके अकॉर्डिंग तो उन बच्चों के भी हाथ कटे हुए होने चाहिए। ठीक है, यही बात तो बोल रहे हैं कि ऑल चेंजेस एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म ने जितने चेंजेस एक्वायर किए हैं वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे कहां पर, ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो हाथ कट गया उसका, ऑर्गेनिज्म का, ये उसने एक्वायर किया है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा उसके जितने ही बच्चे होंगे सबके हाथ कटे हुए होंगे। ऐसे ही किसी ह्यूमन का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी एक्सीडेंट में उसका हाथ कट गया, अंगुली कट गई है ना, तो ऐसा थोड़ा ना बच्चे की अंगुली नहीं आएगी यार बच्चे के ना। तो ये बातें कौन बोल रहा था? लेमार्क ये सारी बातें बोल रहा था, ये सारी बातें बोली, लोगों ने मानी भी कि लेमार्क कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था यार, साइंटिस्ट था, तो लोग मान भी रहे थे। तो उसी टाइम पर एक साइंटिस्ट आए, विजमैन, ठीक है, एक साइंटिस्ट है विजमैन, इन्होंने कहा, लेमार्क के पास में गए कि लेमार्क भाई साहब, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। अब लेमार्क थे बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने विजमैन को ज्यादा मुंह नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि मत मान भाई, तेरे एक अकेले के मानने से क्या होगा, पूरी दुनिया मान रही है मेरी बात, तू मत मान अकेला। तो विजमैन की बात नहीं सुनी गई। फिर इन साइंटिस्ट की मीटिंग चल रही थी, ये मैं कहानी के रूप में बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपको समझाने के लिए। फिर मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में बैठे थे सारे साइंटिस्ट, लेमार्क भी वहां बैठे थे, विजमैन भी मीटिंग में थे। तो विजमैन ने कहा कि लेमार्क की जो थ्योरी है इवोल्यूशन की, मैं उससे सहमत नहीं हूं। अब लेमार्क ने अकेले में तो बोल दिया था कि तू अकेला मत मान, लेकिन इतने सब लोग साइंटिस्ट बैठे थे, तो उनके सामने लेमार्क भी कैसे बोल दे कि मत मान तू अकेला। तो सारे साइंटिस्ट बोले भैया क्यों नहीं मानता तू इसकी थ्योरी, क्या दिक्कत आ गई थ्योरी के अंदर। तो विजमैन ने बताया कि मेरी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, मेरी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। अब यार लेमार्क इतना बड़ा साइंटिस्ट था,
उसको बुरा लग गया कि मेरी थ्योरी है यार, छोटा साइंटिस्ट है, मेरी थ्योरी क्यों नहीं मान रहा। तो लेमार्क ने कहा अपनी थ्योरी मत बता विजमन, तू अपनी थ्योरी मत बता, तू ये बता कि तू मेरी थ्योरी क्यों नहीं मानता, उसके तू मुझे एविडेंस दे, उसको प्रूव करके बता। ठीक है, तो विजमन बोला ठीक है, मैं अपनी थ्योरी नहीं बता रहा, आप मेरी बात सुनो, मैं प्रूव कर दूंगा कि आपकी थ्योरी कैसे गलत है। तो विजमन ने कहा कि एक होती है सोमेटिक सेल, कि बॉडी के अंदर एक होती है सोमेटिक सेल्स और एक होती है जर्म सेल्स। विजमन इतना ही बोला, उतने में लेमार्क बोला कि विजमन तू वापस अपनी ट्रैक से भटक रहा है, अपने रास्ते से भटक रहा है। मैंने तुझे कहा कि ये ज्ञान मुझे मत दे यार कि सोमेटिक सेल होती है कि जर्म सेल होती है, ये मुझे मत बता, मुझे तो प्रूव करके बता कि मेरी थ्योरी गलत कैसे है। मैं ये बोल रहा हूं कि जो इंसान, जो भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के अंदर कुछ एक्वायर करता है तो वो अपनी ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की बात करता हूं मैं, उनको आप मुझे डिसअप्रूव करके बताओ, उसको प्रूव करके बताओ कि वो चीज गलत है। तो विजमन बोला ठीक है, मैं प्रूव कर देता हूं। विजमन ने कहा कि साहब मैंने एक काम किया है, मैंने चूहा लिया और मैंने उसकी पूंछ काट दी। विजमन बोल रहा है ये बात है ना, कि मैंने चूहा लिया और मैंने उसकी पूंछ काट दी। ठीक है, फिर उसके जो बच्चा हुआ ना, उसके वो पूंछ आई थी। अब लेमार्क की अगर मैं लेमार्क की बात मानूं तो लेमार्क तो बोलते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने अपनी लाइफ के अंदर जो चीज भी एक्वायर की है वो उसके बच्चों के अंदर ट्रांसफर होगी। मतलब जिस चूहे की मैंने पूंछ काटी उसके बच्चे के पूंछ नहीं आने चाहिए थी, जिस चूहे की मैंने पूंछ काटी उसके बच्चे के पूंछ नहीं आनी चाहिए थी, अकॉर्डिंग टू लेमार्क, लेकिन उसके पूंछ आ गई। तो विजमन ने कहा कि मैंने सोचा कि यार पहली बार में हो सकता है कि दिक्कत हो गई होगी। लेमार्क इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी एक बार में अपन डिसअप्रूव नहीं कर सकते, उनकी बात को गलत नहीं ठहरा सकते, इसलिए मैंने क्या किया, अगर जो उसके बच्चा हुआ उसकी भी मैंने पूंछ काट दी, फिर उसके जो बच्चा हुआ उसके भी पूंछ आ गई, मैंने उसकी भी पूंछ काटी, उसके जो बच्चा हुआ उसके भी पूंछ आ गई। ऐसे मैंने 21 जनरेशन तक पूंछ काटी है, ऐसे मैंने चूहे की 21 जनरेशन तक पूंछ काटी है, लेकिन फिर भी पूंछ जो है वो गायब नहीं हुई। अगर लेमार्क की बात सही होती तो पूंछ जो है वो गायब हो जानी चाहिए थी, क्योंकि मैं तो काट रहा था पूंछ को, लेकिन वो गायब नहीं हुई, मैंने 21 जनरेशन तक किया है। तो बाकी साइंटिस्ट वो भी एग्री कर गए इस बात पर, वो भी एग्री कर गए, लेमार्क अकेले पड़ गए। तो जो लेमार्क की थ्योरी है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, किसने, विजमन ने, किसकी हेल्प से, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, तो फिर विजमन बोले, अब सब साइंटिस्ट का उनको साथ मिल गया, विजमन को तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया, तो विजमन बोले लेमार्क साहब मेरी बात सुनो अब आप, कि सोमेटिक सेल और जर्म सेल में क्या बता रहा था वो सुनो आप। तो उन्होंने कहा कि सोमेटिक सेल के अंदर अगर कोई चेंजेस आएंगे, सोमेटिक सेल के अंदर अगर कोई चेंजेस आएंगे तो वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर नहीं होते, वो ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर नहीं होते। अगर जर्म सेल के अंदर कोई चेंजेस आएंगे, तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म में क्या है, आपको भी पूछ सकता है कि पहली बात तो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दी किसने, एक मिनट दीजिए, एक तो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म किसने दी, विजमन ने दी। क्या बोलती है थ्योरी कि भाई दो टाइप की सेल्स हैं, सोमेटिक सेल और जर्म सेल, दो थ्योरी हैं, सोमेटिक सेल और जर्म सेल। एक मिनट यार, कॉल आ गया मेरे पास में, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे रिसीव तो करना पड़ेगा, चलो एक बार रुको। तो उन्होंने थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म में क्या बोलते हैं कि सोमेटिक सेल होती है, एक जर्म सेल होती है। ठीक है, अगर सोमेटिक सेल के अंदर कोई चेंजेस आते हैं तो वो ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे, अगर सोमेटिक सेल के अंदर कोई चेंजेस आते हैं तो वो ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे, और अगर जर्म सेल के अंदर कोई चेंजेस आते हैं तो वो ट्रांसफर होंगे। ये बात किसने बोली, विजमन ने बोली। फिर ये पहली बात तो अपनी होगी लेमार्क की बात। फिर है डार्विन।
इन्होंने दी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये थ्योरी इन्होंने दी डार्विनिज्म, ठीक है, 1859 की ये बात है। तो मैंने आपको बताया था कि डार्विन जो है वो घूमने गए थे ना HMS बीगल पर, ठीक है, उनकी जो शिप थी HMS बीगल, उस पर वो घूमने गए थे। एक मिनट, चलो, वो घूमने गए थे 3 साल के लिए भेजा था सरकार ने, लेकिन वो घूम के कितने 5 साल वो घूम के, बता चुका हूँ यार ये चीज़ है ना। तो जब वो वापस आए ना, डार्विन जब वापस आए तो गवर्नमेंट ने उनको पूछा कि डार्विन आप इतने दिन घूम के आए हो, आप सिर्फ वहाँ पर चिड़िया ही देखी क्या आपने? उन्होंने डार्विन फिंचेस बता दी, ठीक है, वो तो उन्होंने कहा कि आपने वहाँ पर सिर्फ चिड़िया ही देखी क्या, बर्ड से देखी? कोई थ्योरी तो दो यार, 5 साल घूम के इतना खर्चा करके कोई थ्योरी तो दो। तो डार्विन ने थ्योरी दे दी उसी टाइम पर, जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला कि थ्योरी दो तो उन्होंने दे दी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी बोलती है हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, कि हर जो ऑर्गेनिज्म है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो मैक्सिमम होती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम होती है, ये बात बोली, पहला पॉइंट ये बोला, ठीक है। टोटल नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लेकिन जितने टोटल नंबर होते हैं ऑर्गेनिजम्स के वो कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होंगे तो उनका जो नंबर है ना ऑर्गेनिजम्स का, वो क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा ना। ऐसा नहीं है कि शेर की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, तो बहुत ज्यादा क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो सब खा नहीं पाएंगे, ठीक है। जो उनमें ज्यादा लड़ाई में जो जीतेगा, तो मान लो कि खाने का जो सामान है वो एक शेर का है, 2 शेर उस पर नजर गड़ा के बैठे हैं। अब दोनों को खाना है तो लड़ना पड़ेगा आपस में, जो जीतेगा वो खाएगा, ठीक है। अब एक जो हारेगा वो नहीं खा पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो जीतेगा कैसे कि वो जो हारेगा वो मर जाएगा और जो जीतेगा वो जिंदा रहेगा। लड़ाई होगी दो शेरों के बीच में, दोनों शेरों के बीच में लड़ाई होगी और जो हार जाएगा वो मर जाएगा, ठीक है। तो जो मर जाएगा मर गया, इसलिए क्या है, 2 शेर थे वहां पर, एक मर गया तो नंबर क्या है, ऐसे कांस्टेंट हो जाता है ना, नंबर क्या है, कांस्टेंट हो रहता है इनका। ऐसा नहीं कि नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रहते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इन्होंने फिर तीसरा पॉइंट बोला कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्टेंस के लिए क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। रहने की जगह है वो भी क्या है, लिमिटेड है, तो रहने की जगह लिमिटेड है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए लड़ना पड़ेगा आपस में, और लड़ोगे तो एक मरेगा और जो जीतेगा वो वहां पर रहेगा। इसलिए क्या है, वहां पर भी क्या है, एग्जिस्टेंस के लिए भी क्या है, स्ट्रगल करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है। ये बात कौन बोल रहा है? डार्विन बोल रहे हैं अपनी थ्योरी के अंदर। तो अब जो स्ट्रगल है, जो कंपटीशन है ना, जो कंपटीशन है वो 2 टाइप का हो सकता है यार। एक तो होता है इंट्रा स्पेसिफिक और एक हो सकता है इंटर स्पेसिफिक। जो कंपटीशन है वो 2 टाइप का हो सकता है, एक इंट्रा स्पेसिफिक और एक इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब कि 2 एक ही स्पीसीज के जो मेंबर हैं उनके बीच में स्ट्रगल हो रहा है। मतलब 2 टाइगर हैं, ठीक है, 2 टाइगर हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। टाइगर है, उनके पास में रहने के लिए जगह एक ही है, तो दोनों टाइगर जो है आपस में लड़ेंगे, ठीक है। जो जीतेगा वो वहां पर रहेगा, ठीक है। ये क्या है? इंट्रा स्पेसिफिक। बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में लड़ाई होगी। इधर बात करें इंटर स्पेसिफिक की, ठीक है, तो बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं, एक मान लो कि लायन है, एक मान लो टाइगर है, ठीक है, एक लायन है एक टाइगर है, दोनों के बीच में जब लड़ाई होगी तो जो जीतेगा वो वहां पर रहेगा। दोनों अलग अलग स्पीसीज, दोनों के बीच में लड़ाई होगी, ठीक है। तो ये क्या इंटर स्पेसिफिक हो गया। रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, अब आपको क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन हो रहा है, एक हो रहा है इंटर स्पेसिफिक, दोनों में से इवोल्यूशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो आप आंसर कर देना, जो इंटर स्पेसिफिक है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इवोल्यूशन के लिए, ना। फिर डार्विन बोलते हैं कि वेरिएशन एंड हेरिडिटी, कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा ना, कि जो वेरिएशन होता है
जैसे ही मतलब बच्चा होगा, देखो माँ बाप है, उनके जो बच्चा होगा उसके अंदर वेरिएशन आएंगे ना, उसके अंदर वेरिएशन आएंगे। ऐसा नहीं कि माँ बाप की एग्जैक्ट कॉपी होती है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं निकल के आती, उसके अंदर वेरिएशन आएंगे, ये बात डार्विन बोलते हैं। और कंटिन्यूअस वेरिएशन जो होगा ना, वेरिएशन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक बार बच्चे के अंदर क्या वेरिएशन आ गए, उसका जो बच्चा होगा ना, मान लो एक पापा मम्मी है, उनके बच्चा हुआ, जो बच्चा है उसके अंदर वेरिएशन आया, अब वो बच्चा जो किसी से शादी करेगा, शादी करके उसके बच्चे होंगे, तो ऐसा नहीं होगा, मतलब उनके अंदर वेरिएशन आते जाएंगे तभी इवोल्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि एक बार वेरिएशन आए और फिर अगली जनरेशन के अंदर वेरिएशन आई ही नहीं। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन आते हैं इवोल्यूशन के अंदर। इवोल्यूशन तभी होगा जब कंटिन्यूअस वेरिएशन आएंगे। ये क्या कौन बोल रहा है, डार्विन बोल रहे हैं, ये बात है ना। फिर ये बोलते हैं कि अडेप्टिव और यूजफुल, है ना। इन्होंने बोला कि जो अडेप्ट कर लेगा, जो सिचुएशन को अडेप्ट कर लेगा वो जिंदा रहेगा, वो अपनी जनरेशन आगे बढ़ाएगा, और जो अडेप्ट नहीं कर पाएगा वो अपने जनरेशन आगे नहीं बढ़ा पाएगा। एग्जांपल देखें, ये मान लो कोई है, जानवर है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके दो बच्चे हुए, इसके हुए दो बच्चे, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके दो बच्चे हुए। अब कंडीशंस कुछ ऐसी हैं, यहां पर कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि ये ऊपर वाला जो है ना, ये तो उसको क्या कर लेगा, अडेप्ट कर लेगा उन कंडीशंस के अंदर। मान लो सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला है, इसने तो क्या कर ली, उस सर्दी को सहन कर गया, ये तो क्या कर गया, उस सर्दी को सहन कर गया। लेकिन ये जो नीचे वाला है, ये सर्दी को सहन नहीं कर पाया, तो ये तो मर जाएगा, नीचे वाला मर जाएगा, और ऊपर वाला जो है ना, ये ऊपर वाला जो है, इसकी जनरेशन आगे बढ़ेगी, इसकी जनरेशन आगे बढ़ेगी। मतलब जो अडेप्ट कर लेगा ना नेचर को जो अडेप्ट कर लेगा, उसी की प्रोजिनी जो है, वही रिप्रोडक्शन जो है वो कर पाएगा, ठीक है। जो नेचर को अडेप्ट कर लेगा वही रिप्रोडक्शन आगे कर पाएगा, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं डार्विन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब इंडिविजुअल विद मैक्सिमम यूजफुल वेरिएशन सिलेक्टेड बाय नेचर, ये यूजफुल वेरिएशन है, इसी को बोलते हैं। जो मैंने आपको बताया ना कि जो नेचर के अंदर जो अडेप्ट कर लेता है खुद को, उसी को यूजफुल बोलते हैं ना। तो जो जितना ज्यादा अडेप्ट कर लेगा, जो इंडिविजुअल जितना खुद को ज्यादा अडेप्ट करेगा नेचर को अकॉर्डिंग, है ना, उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन उसी को बोलते हैं ना। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या है कि जो जितना ज्यादा फिट होगा ना वही सर्वाइव कर पाएगा, नेचर के अंदर वही सर्वाइव कर पाएगा जो जितना ज्यादा फिट होगा। ये बात मैं यहां भी बता चुका हूं कि, ठीक है, यार अडेप्ट कौन करेगा यार, इन दोनों में से ये दो बच्चे हैं, ये जो एक ऑर्गेनिज्म था इसके दो बच्चे हुए, ठीक है। अब वो जो सर्दी पड़ रही है तो फिट वही तो होगा ना जो सर्दी को सहन कर लेगा, उसी को तो फिट बोल सकते हैं। जो थोड़ी सर्दी के अंदर जिसको जुकाम लगेगा वो क्या फिट है, वो क्या मतलब किस चीज का फिट है, उसको क्या बोल सकते हैं अपन, फिट, ठीक है। तो सहन करेगा वही फिट है। तो जो फिट है, ठीक है, वही सर्वाइव कर पाएगा, वही अपनी प्रोजीनी आगे बढ़ा पाएगा, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फिटनेस इज एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। फिटनेस क्या है, एंड रिजल्ट है किसका, एबिलिटी टू अडेप्ट करने की जो एबिलिटी है। सिंपल सी बातें हैं यार, कोई मतलब इतनी भारी भरकम बातें नहीं है, बहुत सिंपल बातें हैं कि जो नेचुरल कंडीशंस है उनके अंदर जो अडेप्ट कर लेगा नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा, उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, ठीक है। मतलब जो फिट रहेगा ना, जो फिट रहेगा वही सर्वाइव कर पाएगा यार, जो फिट रहेगा वही सर्वाइव कर पाएगा, उसी की प्रोजेनी आगे बढ़ पाएगी। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। इसमें डार्विन ने बात बोल दी इसलिए बहुत बड़ी बात लग रही है, बाकी कॉमन सेंस की बातें, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने इसको ऐसे करके लिख रखा है, बहुत ही नॉर्मल बातें हैं, ध्यान से सुनो। मैं ये बात बोल रहा हूं कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन कर नहीं पाता, अपनी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वहां तक रिप्रोडक्शन वही कर पाता है जो नेचर सेलेक्ट करता है, जिसको नेचर सेलेक्ट करता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं हर ऑर्गेनिज्म के पास में, डार्विन ये बोलता है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास में रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को नेचर सेलेक्ट नहीं करता। नेचर सेलेक्ट करने से मतलब ये है कि वो हर ऑर्गेनिज्म जो है वो नेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं हो पाता, है ना। अब मान लो कि मैं चला जाऊं, मैं राजस्थान के अंदर रहता हूँ, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, सबको पता है ना। अपने आसपास यूपी ले लो, राजस्थान ले लो, हरियाणा ले लो, ठीक है, एमपी ले लो, इनके अंदर गर्मी भयंकर है ना, दिल्ली है, इनके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं किसी को ऐसे को उठा के ले जाऊँ, किसी अंग्रेज को ले आऊँ मैं, ना, किसी अंग्रेज को ले आऊँ और उसको मैं रेगिस्तान के अंदर छोड़ दूँ, धूप के अंदर, नहीं रेगिस्तान भी छोड़ो, मैं धूप के अंदर, जो मई जून वाली जो गर्मी है उसके अंदर धूप के अंदर छोड़ दूंगा 12-1 बजे, उसकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, उसकी हालत खराब हो जाएगी,
क्यों? क्योंकि वो उस चीज के लिए अडेप्ट नहीं है, वो उस चीज के लिए अडेप्ट नहीं है। अगर वो अडेप्ट हो जाएगा, अगर वो अडेप्ट हो जाएगा तब तो वो रिप्रोडक्शन भी कर पाएगा और अपनी प्रोजेनी भी आगे बढ़ा पाएगा, लेकिन हर जो है वो अडेप्ट नहीं हो पाता। ऐसे आपने सुना होगा कि जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, हर चीज जो है वो हर जगह पर नहीं उग सकती है ना। जैसे अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा था कि भाई जो साउथ इंडिया है वहां पर जो है जो गन्ना उगता है, जो शुगर केन उगता है, वो नॉर्थ इंडिया के अंदर नहीं ग्रो कर सकता। क्यों? क्योंकि वो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं हो सकता, है ना। समझ आ गई बात? आई समझ में? ठीक। तो यही बात है कि जो फिट होगा, ठीक है, वही सर्वाइव करेगा, नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा। अब डार्विन की और भी थ्योरीज है, डार्विन की और भी थ्योरीज है। थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, और एक थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, एक थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। वही डिस्कार्डेड बाय विजमैन, विजमैन आए और डार्विन की ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, इसको क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया कि डार्विन साहब बाकी आपकी सारी थ्योरी सही है, लेकिन थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस जो है वो सब गलत है। वो क्या है? गलत है। ठीक है, चलो फिर आई म्यूटेशन थ्योरी। तो दो थ्योरी अपन ने बात कर ली, डार्विन की थ्योरी और लेमार्क की थ्योरी। फिर आई म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, ये म्यूटेशन थ्योरी किसने दी? हुगो डी व्रीज ने दी थी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दी, या फिर म्यूटेशनल जो थ्योरी है वो किसने दी? तो हुगो डी व्रीज ने दी थी। किसने दी? साइंटिस्ट का नाम याद रखना यार, हुगो डी व्रीज। क्या नाम है? हुगो डी व्रीज। वर्क ऑन इवनिंग प्राइम रोज, इवनिंग प्राइम रोज पर इन्होंने काम किया था ना। जैसे मेंडल ने पी प्लांट पर काम किया था ना, मटर के प्लांट पर काम किया था, वैसे ही जो हुगो डी व्रीज है इन्होंने काम किया था किस पर? इवनिंग प्राइम रोज पर काम किया था। ठीक है, किसको? ओइनोथेरा लेमार्कियाना बोलेंगे ना। इसका नाम क्या है? इसका इवनिंग प्राइम रोज का ओइनोथेरा लेमार्कियाना इसका नाम है ना। तो ये दोनों नाम याद रखना, इवनिंग प्राइम रोज और ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, लेमार्कियाना आएगा तो आप जल्दी से टिक लगा दो, ये लेमार्क ने किया था ना, हुगो डी व्रीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये जो हुगो डी व्रीज की जो म्यूटेशन थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग क्या है? म्यूटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, कि जो म्यूटेशन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डार्विन क्या बोल रहा था कि जो कंटिन्यूअस वेरिएशन आ रहा है ना, जो माँ बाप है उनका जो बच्चा हुआ उसके अंदर जो कंटिन्यूअस वेरिएशन आ रहा है उसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन हुगो डी व्रीज जो है वो म्यूटेशन थ्योरी के अंदर ये बोलता है कि जो इवोल्यूशन हुआ म्यूटेशन की वजह से हुआ है, कोई वेरिएशन नहीं है, कोई छोटे छोटे वेरिएशन की वजह से नहीं हुआ। डार्विन बोलता है कि कंटिन्यूअस स्मॉल वेरिएशन आए हैं, ठीक है, लगातार छोटे छोटे वेरिएशन आए हैं, उनकी वजह से इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन ये जो हुगो डी व्रीज हैं ये अलग बोलते हैं, ये बोलते हैं कि कोई छोटे छोटे वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन नहीं होता है, कोई छोटे छोटे वेरिएशन आके बंदर से इंसान नहीं बनता है। इन्होंने कहा कि म्यूटेशन हुआ है यार, म्यूटेशन हुआ है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं जिनकी वजह से बंदर से इंसान बना या फिर जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि म्यूटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आएंगे, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आएंगे। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस वेरिएशन छोटे छोटे वेरिएशन आएंगे उनसे इवोल्यूशन हो जाता है, ना ना ना, उनसे इवोल्यूशन नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन उनसे इवोल्यूशन होता है। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग बातें बोले थे। देखो डार्विन जो बात बोले थे हुगो डी व्रीज उसकी जस्ट उल्टी बात बोल रहा था ना। डार्विन की बातों से जो हुगो डी व्रीज है वो उसकी उल्टी बात बोल रहे थे। डार्विन क्या बोल रहा था? डार्विन ने कहा कि वेरिएशन आर स्मॉल, डार्विन बोले थे कि वेरिएशन स्मॉल होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, डायरेक्शनल होंगे और अडेप्टिव होंगे। ये बात अपन कर चुके हैं अभी डार्विन के अंदर। ठीक है, डार्विन की जो थ्योरी पढ़ी उसके अंदर ये बात कर चुके हैं कि डार्विन ने ये बात बोली कि वेरिएशन कैसे होंगे? स्मॉल होंगे, छोटे छोटे वेरिएशन आएंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे वेरिएशन, ठीक है, डायरेक्शनल होंगे, किसी एक डायरेक्शन के अंदर जाएंगे, है ना, किसी एक डायरेक्शन के अंदर जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम वेरिएशन हो रहे हैं, रैंडम वेरिएशन हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, डायरेक्शनल वेरिएशन होंगे ना, और एडेप्टिव। ठीक है, इवोल्यूशन इज स्लो एंड ग्रेजुअल। डार्विन बोल रहे हैं कि इवोल्यूशन बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है इवोल्यूशन, और ग्रेजुअल होता है। ठीक है, सीक्वेंस के अंदर होता है, एक के बाद एक चीज होती है, एक के बाद एक चीज होती है। ऐसा नहीं है कि एक चीज हुई और ऐसे डायरेक्ट कोई दूसरी चीज होगी, ना ना, ऐसे सीक्वेंस के अंदर चलेगी, छोटे छोटे चेंजेस आएंगे, छोटे छोटे चेंजेस आते हैं। ये बात डार्विन बोलते हैं। हुगो डी व्रीज इसका जस्ट उल्टा बोलेंगे, वेरिएशन आर लार्ज। डार्विन बोलते हैं वेरिएशन स्मॉल होते हैं, लेकिन हुगो डी व्रीज बोलते हैं वेरिएशन जो आते हैं वो लार्ज होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं और रैंडम वेरिएशन होते हैं। ऐसा नहीं है, हुगो डी व्रीज बोलते हैं कोई कंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं होते, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ऐसा नहीं है कि
कोई सीक्वेंस के अंदर काम होगा, डायरेक्शन के अंदर काम होगा, रेंडम काम होता है, रेंडम वेरिएशन आते हैं और बड़े बड़े वेरिएशन आते हैं। इवोल्यूशन इज सडन। डार्विन क्या बोलते हैं? डार्विन बोलते हैं कि इवोल्यूशन बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन हुगो डिवरीज बोलते हैं कि इवोल्यूशन अचानक से होता है। ठीक है, डार्विन बोलते हैं जो इवोल्यूशन हुआ है वो बहुत स्लो है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे हुआ है, लेकिन वहीं हुगो डिवरीज क्या बोलते हैं कि इवोल्यूशन जो है वो सडन हुआ है, अचानक से होता है इवोल्यूशन। ठीक है, सोल्टेशन, ये बोलते हैं कि सोल्टेशन क्या बोलते हैं? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, कि भाई एक ही स्टेप के अंदर बहुत बड़ा म्यूटेशन हुआ, एक ही स्टेप के अंदर बहुत बड़ा म्यूटेशन हुआ, जिसको साल्टेशन नाम दिया किसने? हुगो डिवरीज ने। हुगो डिवरीज बोलते हैं कि इवोल्यूशन जो है वो ऐसे होता है कि एक ही बार में बहुत बड़ा चेंज आया, जिसको सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन बोलते हैं, उसको साल्टेशन नाम दिया। अब आपको क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि साल्टेशन की बात किसने की, तो आप बोल देना हुगो डिवरीज ने। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, वापस आ सकता है, इसलिए साल्टेशन किसने बोला? हुगो डिवरीज ने। ठीक है, याद रहेगा। साल्टेशन होता क्या है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो ये दोनों एक दूसरे की उल्टी बातें बोल रहे थे। हुगो, देखो डार्विन ये बोल रहे हैं कि इवोल्यूशन जो है वो धीरे धीरे होता है, मतलब बंदर से जो इंसान बना है उसमें बहुत टाइम लगा है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे वेरिएशन आए, छोटे छोटे वेरिएशन आए हैं जिनसे इंसान बना है। वहीं हुगो डिवरीज के अकॉर्डिंग क्या है कि बहुत ही सडन चेंजेस आए हैं, बहुत ही अचानक से चेंजेस हुए और उनसे इंसान बन गया। जैसे मैं रात को सोया लड़का और सुबह उठा मैं लड़की बन के। हुगो डिवरीज के अकॉर्डिंग रात को मैं सोया था और सुबह जब मैं उठा तो मैं तो लड़की बन गया। मैं क्या बन गया? लड़की बन गया। कल सोचा कि मैम पढ़ाने आ रही हैं आपको, है ना, प्रदीप मैम पढ़ा रही हैं आपको इवोल्यूशन। ठीक है, हुगो डिवरीज के अकॉर्डिंग सडन चेंजेस आएंगे, और डार्विन बोलते हैं कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअली ये सारा काम चलता है। ठीक है, फिर बात करेंगे मॉडर्न या फिर सिंथेटिक थ्योरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये अपन ने किस की बात कर ली? सबसे पहले अपन ने बात करी लेमार्क की थ्योरी, फिर अपन ने डार्विन की थ्योरी पढ़ी, फिर अपन ने पढ़ी साइंटिस्ट ने हुगो डिवरीज की, फिर अपन ने डार्विन और हुगो डिवरीज का कंपैरिजन कर लिया। अब बात करेंगे अपन मॉडर्न या फिर सिंथेटिक थ्योरी की बात करेंगे, ना, मॉडर्न और सिंथेटिक थ्योरी। चलो मॉडर्न या फिर सिंथेटिक थ्योरी की बात करते हैं ना। तो ये जो थ्योरी है मॉडर्न या फिर सिंथेटिक थ्योरी, ये कोई थ्योरी है नहीं, है ना, वैसे कोई थ्योरी है नहीं, किसी साइंटिस्ट ने नहीं दी। एक मिनट रुको, मैं पानी उठा लेता हूँ यार, पानी पीना है मेरे को। चलो, तो मॉडर्न या फिर जो सिंथेटिक थ्योरी है ये किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं दी है, ये थ्योरी, है ना। ऐसा नहीं कि किसी साइंटिस्ट, जैसे लेमार्क के अंदर लेमार्क वाली जो थ्योरी थी उसके अंदर लेमार्क जो है मेरी बातें बोल रहे थे, डार्विन के अंदर डार्विन बोल रहे थे, म्यूटेशन थ्योरी के अंदर हुगो डिवरीज बोल रहे थे। वैसे मॉडर्न थ्योरी जो है सिंथेटिक थ्योरी है, इसके अंदर किसी एक साइंटिस्ट ने बात नहीं की। ये अलग अलग थ्योरी से, जितनी भी एवोल्यूशन के लिए थ्योरी दी गई थी, उन थ्योरी से जितनी अच्छी अच्छी बातें थी वो सारी उठाई और एक थ्योरी के अंदर उसको डाल दिया। ठीक है, जितनी भी अच्छी अच्छी थ्योरीज थी ना, जितनी भी अच्छी अच्छी थ्योरीज थी सबको उठाया, जिनके अंदर जो अच्छी अच्छी बातें थी वो सारी ली और एक थ्योरी के अंदर डाल दिया जी। ठीक है, तो ये क्या 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 है? मॉडर्न थ्योरी है। तो ये मतलब किसी एक थ्योरी नहीं, अलग अलग थ्योरी से उठाया हुआ सामान है जो अपन एक साथ में पढ़ेंगे। तो मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है? मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। मॉडर्न थ्योरी बोलती है कि अगर नई स्पीसीज आपको बनानी है ना, नई स्पीसीज आपको बनानी है, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी एक फैक्टर्स की वजह से या फिर ऐसे ही कोई न्यू स्पीसीज नहीं बनती, ऐसे ही कोई न्यू स्पीसीज नहीं बन जाती, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई नई स्पीसीज बनाने के लिए बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, पहली है जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। पहली क्या है? जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो। ठीक है, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये क्या है? फैक्टर्स है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं न्यू स्पीसीज बनाने के लिए। न्यू स्पीसीज बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें से पहला फैक्टर है जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो, अभी बताऊंगा क्या होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट अभी बताऊंगा क्या होता है। म्यूटेशन बता चुका हूं आपको। म्यूटेशन क्या होता है कि बहुत एकदम से चेंजेस आने लग जाएं, किसी भी चीज में बहुत सडन चेंजेस आने लग जाएं, उनको म्यूटेशन बोलेंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है,
ये क्या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो रेगुलर सोर्स है किसका, वेरिएशन का ना, इसकी वजह से ज्यादा वेरिएशन आते हैं। इसको अपन जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है इसको अपन कहाँ पढ़ेंगे, जेनेटिक्स के अंदर, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मोटा मोटा मतलब जो मैं आपको बता दूं वो ये है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जैसे मदर फादर से बच्चा जो हुआ उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे ना, जो वेरिएशन आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से आते हैं। तो ये क्या होगा, रेगुलर सोर्स होगा वेरिएशन का ना, क्योंकि जेनेटिक जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो ये तो कभी कभी होते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट ये भी कभी होता है, म्यूटेशन ये भी कभी कभी होता है, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो है, जब भी बच्चा पैदा होगा तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो पक्का होगा। तो ये क्या है, रेगुलर सोर्स है किसका, वेरिएशन का। तो आपको पूछे कि भैया रेगुलर सोर्स ऑफ वेरिएशन कौन सा है, तो बोल देना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो रेगुलर सोर्स होता है। ठीक है, कोई भी आपको पूछे कि भैया रेगुलर सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है तो आप बोल देना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, पांचवा क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन बता चुका हूं कि जो नेचर को अडेप्ट बढ़िया करेगा, जो ज्यादा फिट होगा वो इतना ज्यादा सर्वाइव करेगा, उसी को नेचर सिलेक्ट करेगा। ये चीजें बता चुका हूं। अब देखते हैं जीन फ्लो। ठीक है, ये क्या है, ये पांच फैक्टर हैं जिनकी वजह से नई स्पीसीज बनती है। ये 5 फैक्टर हैं जिनकी वजह से नई स्पीसीज जो है वो बनती है। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मॉडर्न जो थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी या फिर जो सिंथेटिक थ्योरी है, वो ये बोलती है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नई स्पीसीज बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बात कौन बोलता है, ये मॉडर्न थ्योरी बोलती है। ठीक है, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो पहला जो फैक्टर है। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है म्यूटेशन, तीसरा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, चौथा है पांचवा है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, पहला तो बात करेंगे जीन फ्लो। ये जीन फ्लो क्या होता है, तो मैंने कहा कि ये एक पॉपुलेशन है, ए पॉपुलेशन है, और ये एक पॉपुलेशन है, बी पॉपुलेशन है। ठीक है, ये एक पॉपुलेशन है, ए पॉपुलेशन, ये एक बी पॉपुलेशन है। ठीक है, इनको अपन और आसान से समझे और आसानी से समझे तो मैं आपको बोलूं ये एक कंट्री है, ये एक देश है। ठीक है, और ये दूसरा देश है, ये दूसरी कंट्री है, दो अलग अलग कंट्री हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी लोग रहते हैं जी, इसके अंदर लोग रहते हैं, कंट्री है तो लोग तो रहेंगे, इसके अंदर लोग रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, और इसके अंदर भी लोग रहते हैं, एक मिनट, इसके अंदर भी लोग रहते हैं, कंट्री है तो लोग रहेंगे। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि नई स्पीसीज कैसे बनेगी, वो देखो। मैं ये बात बोल रहा हूं कि अगर इस कंट्री के लोग, ए वाली जो कंट्री है इसके लोग बी वाली कंट्री में जाते रहें और बी वाली कंट्री के लोग ए वाली कंट्री में अगर आते रहें, ऐसे आना जाना अगर लगा रहे, ऐसा आना जाना अगर लगा रहे, तो क्या होगा, अगर ए वाला जो देश है ना इसमें, उससे बी वाले देश में लोग जाते रहें और बी वाले से ए वाले में लोग अगर आते रहें, ठीक है, अगर इनका आना जाना ऐसे लगा रहे, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, जीन फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन फ्लो बोलते हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भैया एक दूसरी कंट्री में लोग जा रहे हैं तो उससे जीन फ्लो कैसे हुआ, उससे नई स्पीसीज कैसे बनी। तो मैंने कहा ध्यान से सुनो, एग्जांपल लेते हैं कि ये वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं, अफ्रीकन हैं, और ये कहाँ के, इंग्लैंड के हैं। ठीक है, ये अफ्रीकन है और ये कहाँ के, इंग्लैंड वाले हैं। ठीक है, अब यहां से लोग जाएंगे, यहां से लोग लगातार, एक बार की बात नहीं कि भाई एक बार चले गए, वो नहीं, लगातार अगर जाते रहेंगे ना, यहां से अफ्रीका से लगातार लोग इंग्लैंड में जाते रहेंगे तो वहां रहेंगे भी, शादी भी करेंगे, बच्चे भी पैदा होंगे। समझे बात है। और यहां से इंग्लैंड से लोग अफ्रीका के अंदर जाते रहेंगे तो अफ्रीका के अंदर लोग जाएंगे भी, शादी भी करेंगे और वहां रहेंगे भी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, जीन फ्लो हो रहा है ना, कि अफ्रीका के जो जीन्स हैं वो यहां जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, बी वाली कंट्री, यहां पर शादी की, बच्चे पैदा हुए, तो बच्चे के अंदर इंग्लैंड वाले गुण भी आएंगे, अफ्रीका वाले गुण भी आएंगे, तो नई स्पीसीज बनती है ना। यही क्या है, जीन फ्लो है। यही क्या है, जीन फ्लो है। समझ गए बात। ठीक है, ये अफ्रीका वाले इंग्लैंड में जा रहे हैं, ठीक है, और यहां पर जाके शादी कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं। ठीक है, और इंग्लैंड वाले अफ्रीका के में जाके वहां की लड़की या फिर लड़के से शादी कर रहे हैं। ठीक है, और उनके बच्चा हो रहा है, तो क्या है, वो दोनों से है तो अलग है, माँ बाप से तो अलग ही निकलेगा ना। तो ये क्या है, जीन फ्लो है। ये क्या है, जीन फ्लो। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये क्या होती है, ये ओनली फॉर स्मॉल पॉपुलेशन, सिर्फ ये स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होती है।
पहली बात तो ये ध्यान में रख लेना कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो एक स्मॉल पॉपुलेशन के लिए ही होती है, ठीक है। ये एप्लीकेबल किसके लिए? सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन के लिए है। रेंडम होती है ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो रेंडम होती है, नॉन डायरेक्शनल चेंजेस आते हैं और ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी, जो जीन फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर नॉन डायरेक्शनल चेंजेस आते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन साइज ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर पॉपुलेशन की जो साइज है, मान लो किसी जगह पर 100 लोग रह रहे हैं, तो अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा तो वहां पर पॉपुलेशन जो वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। 100 से वो 50 भी हो सकते हैं और वहां पर पॉपुलेशन जो वो बढ़ भी सकती है, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। तो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन साइज की जो है इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, किस कारण से? जियोग्राफिकल आइसोलेशन, अगर जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया तो उसकी वजह से। माइग्रेशन बाई चांस, अगर माइग्रेशन हो गया बाई चांस, किसी भी वजह से माइग्रेशन हो गया तो उसकी वजह से पॉपुलेशन घट सकती है। मान लो कोई एक गांव है उसमें मान लो 10 लोग रहते हैं ना, कोई गांव है उसमें 10 लोग रहते हैं और उनमें से 2 लोग कहां चले गए? दूसरे गांव चले गए, कमाने चले गए, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गए? 2 लोग नए आ गए और यहाँ पर सिर्फ 8 ही लोग बच गए, तो यहाँ पर पॉपुलेशन कम हो गई ना, पहले 10 थे यहाँ पर, फिर अब 8 ही रह गए ना, तो पॉपुलेशन कम हो गई माइग्रेशन करके। नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, मान लो ये एक एरिया है, इसके अंदर 100 लोग रहते हैं, इसमें क्या आ गई? बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई इस एरिया के अंदर। अब कितने हो गए? 50 ही रह गए, पहले कितने थे? 100 थे, बाढ़ आई, अब कितने रह गए? 50 ही रह गए। 50 क्या हो गए? मर गए। तो ये क्या नेचुरल कैलेमिटी, मतलब कोई भी नेचुरल कैलेमिटी, जैसे सुनामी, बाढ़, कुछ भी आ सकती है ना, तो उससे पॉपुलेशन घट सकती है ना। चलो अब एक होता है बोटल नेक इफेक्ट, एक होती है फाउंडर इफेक्ट, इनकी बात कर लेते हैं। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर ही है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसी के अंदर है, बोटल नेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट। ये क्या है? बोटल नेक इफेक्ट समझो पहले। ये क्या है? लोग रह रहे हैं भाई बोतल के अंदर, लोग रह रहे हैं, नहीं बोतल के अंदर नहीं रह रहे, ये अपन ने बोतल से समझने की कोशिश की है, ठीक है। बोतल का एग्जांपल लेने के अपन ने समझने की कोशिश की है कि भैया ये एक जगह है, एक एरिया है, उसके अंदर लोग रह रहे हैं, ठीक है। अभी बोतल का चौड़ा हिस्सा है, ये बोतल का नीचे वाला चौड़ा हिस्सा है ना, तो इतने लोग रह रहे हैं, मतलब इतने लोग रह रहे हैं। अपन एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं कि ये जो बोटल नेक इफेक्ट का मतलब क्या है। यहाँ पर बोतल इसलिए बनाई है कि ये बोतल का नीचे वाला जो भाग है, यहाँ से नीचे वाला जो भाग है वो चौड़ा भाग है, मतलब अभी जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। पॉपुलेशन कितनी, साइज कितनी है पॉपुलेशन की? इतनी है। पॉपुलेशन की साइज कितनी? इतनी है। अब कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, मान लो यहाँ पर कोई बाढ़ आ गई या फिर कुछ भी सुनामी आ गई, कुछ भी आ गया ना, फ्लड आ गई, कुछ भी, तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो कम होने लग गई भाई। पॉपुलेशन जो है वो कम होने, मान लो यहाँ पर कोरोना आ गया, कोरोना का अटैक हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो लोग मरना स्टार्ट कर दिया, लोग मरने लग गए। अब कौन से लोग बचेंगे? जिनको जो फिट होंगे, जिनको नेचर सेलेक्ट करेगा, जिनको नेचर सेलेक्ट करेगा वो बच जाएंगे, ठीक है। तो जो बच जाएंगे वो मान लो इतने बचे हैं, ठीक है। पहले कितने थे? इतने थे, अब कितने बचे हैं? इतने ही बचे हैं, ठीक है। जो बोतल की जो नेक है ना उतने ही बचे हैं। पहले बोतल, पूरी बोतल थी उतनी साइज के थे, अपन एग्जांपल के लिए बताया गया बोतल नेक इफेक्ट, बाकी ऐसा तो नहीं बोतल के अंदर नहीं रहते लोग, ठीक है। पहले बहुत सारी साइज थी, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा था, फिर कुछ भी दिक्कत आई वहां पर तो लोग मरना स्टार्ट कर दिया, और कितने बचे? नेक जितने बच गए, बोतल की जो नेक होती है उतने ही बचे। तो पहले साइज कितनी थी? इतनी साइज थी, और अब कितनी रह गई? इतनी ही रह गई, कितनी रह गई? इतनी रह गई। तो ये क्या है? बोतल नेक इफेक्ट है ना। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है? ये कोई एक एरिया है, इसमें कितने रहते हैं लोग? 100 लोग रहते हैं भाई। ये दूसरा एरिया है, इसके अंदर अभी कोई नहीं रहता, तो यहां पर क्या हुआ? यहां से मान लो कि 2 लोग जो है ना, यहां से 2 लोग जो है यहां पर चले गए, ठीक है। यहां पर 100 थे, उनमें से 2 जो है वो इस दूसरे गांव में चले गए, इस दूसरे गांव में कोई रहता नहीं था ना। इसका एग्जाम्पल दूं आपको, चलो देता हूं, एक मिनट सुनो ध्यान से। 100 लोग रहते थे दूसरे गांव के अंदर, और एक गांव खाली पड़ा था, उसके अंदर कोई था नहीं, तो यहाँ से 100 में से 2 लोग इस गांव में चले गए, और फिर इन्होंने रिप्रोडक्शन किया और बच्चे हुए, और फिर इस गांव के अंदर बहुत सारी जनसंख्या हो गई ना, और फिर उनके बच्चों ने रिप्रोडक्शन किया, फिर उनके बच्चों ने रिप्रोडक्शन किया, ऐसे पूरा गाँव बन गया, बहुत सारी जनसंख्या हो गई उस गाँव के अंदर। तो आपने देखा भी होगा कि कुछ गाँवों के नाम जो है किसी एक पर्सन के नाम पर होते हैं, क्योंकि हाँ उस फलाने ने ये गाँव बसाया था, ये वो। तो वैसा ही है यहाँ पर, ये जो 2 लोग आए हैं ना, जो 2 लोग यहाँ से चलकर इस गांव के अंदर आए थे, जिन्होंने ये गांव बसाया है, ठीक है, क्योंकि यह एक जगह खाली पड़ी थी, यहाँ पर कोई था नहीं, इस गांव को बसाया किसने? ये 2 लोगों ने। तो ये 2 क्या है? यहाँ पर फाउंडर हैं। क्या है? फाउंडर हैं, इन्होंने फाउंड किया है इस गाँव को, तो क्या फाउंडर है? फाउंडर इफेक्ट इसी को बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूँ, अपने यहाँ के बाबा हैं, चिन्मयानंद नाम है उनका, ठीक है। यहाँ पर इंडिया में केस लग गए उनकी, बहुत ज्यादा केस लग गए थे, ठीक है, रेप के, अलग अलग मर्डर के चार्जेस लग गए थे उनके।
तो मतलब पुलिस, उनको पता था कि पुलिस पकड़ेगी, यहाँ पर रहे तो पुलिस पक्का पकड़ लेगी। तो क्या किया उस बाबा ने, वो बाबा चला गया, एक आइलैंड खरीद लिया उसने इंडिया के बाहर, क्योंकि बाबा के पास पैसे बहुत थे, ठीक है, आज भी उनके भक्त बहुत ज्यादा है। तो बाबा के पास पैसे बहुत ज्यादा थे, तो बाबा कहाँ चला गया, इंडिया के बाहर चला गया, और उसने क्या किया, एक आइलैंड खरीदा, एक टापू खरीद लिया, ठीक है, पैसे थे तो पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है ना, तो पैसा था तो आइलैंड खरीद लिया, उस आइलैंड को देश बना दिया, उस आइलैंड को क्या बना दिया, देश बना दिया। मतलब उस आइलैंड पर कोई नहीं रहता था, वो बाबा गया, उसने देश बना दिया उस आइलैंड को, मतलब अपना पर्सनल देश। कैलासा नाम उस देश का ना, आप सर्च करके देख सकते हो। कभी उसकी जो कैलासा की वेबसाइट है उस पर मत जाना, डेटा वेटा का खतरा रहता है, तो उस वेबसाइट को मत खोलना। बाकी कैलासा नाम की वेबसाइट है, फोटो देख सकते हो, गूगल पर मिल जाएंगी। तो कैलासा में क्या, वहाँ पर खुद के भी बाबा के डॉलर चलते हैं, ठीक है, खुद की करेंसी है। जैसे इंडिया में रुपया चलता है, यूएस डॉलर चलता है ना अमेरिका के अंदर, वैसा ही उस कैलासा जो कंट्री बना रखी है बाबा ने, अपनी मनगढ़ंत जो कंट्री बना रखी है अपनी इच्छा से, उसका है उन्होंने डॉलर लगा रखा है, ठीक है, उसने क्या बना रखे, डॉलर, कैलासा डॉलर के नाम से खुद की फोटो नोटों पर छपा रखी है, बढ़िया। उसकी मर्जी से उस देश के अंदर कोई आ सकता है, उसकी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं आ सकता। मर्जी मतलब किसी को जाना हो उस देश के अंदर तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है उस बाबा की, वो अप्रूव करेगा आपका आना, तो आप वो उस देश के अंदर जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते, है ना। तो उसने पूरा देश बना रखा है वहां पर, और हर जगह पर उस बाबा के आश्रम भी हैं, इंडिया में भी होंगे आश्रम जो चलते हैं, और पैसे यहाँ से भी जाते हैं इंडिया से भी। तो ये सारा सिस्टम है, ये छोड़ो अपन इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बता दी कि बाबा यहाँ से जाकर, इस देश से जाकर कोई नया देश बना लिया, वहाँ के लिए वो क्या फाउंडर है, उस देश के लिए क्या बन गया, वो कैलासा के लिए क्या बन गया, फाउंडर है। तो वो क्या फाउंडर इफेक्ट, वैसे ही यहाँ समझाना चाह रहा हूँ मैं कि ये एक देश है, इस देश में 100 लोग रहते हैं, मतलब एक गांव मान लो, इसके अंदर 100 लोग रहते हैं, ये इनमें से 2 लोग इस दूसरी जगह पर चले गए, उन्होंने अपना गांव, अपना जो इनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इनके बच्चे, इनके बच्चे, ऐसे बच्चे होते गए, और पॉपुलेशन बढ़ती गई गाँव के अंदर, गाँव बन गया पूरा। तो यहाँ पर ये 2 लोग क्या फाउंडर हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ के लिए ये जो इस जगह के लिए तो वो नए नहीं है ना, ये जो 2 लोग गए हैं इस जगह के लिए तो वो न्यू स्पीसीज नहीं है, लेकिन इस जगह के लिए वो क्या है, न्यू स्पीसीज है ना, इस जगह के लिए तो वो न्यू स्पीसीज है, समझ आई बात, ठीक है। ये पहले जगह खाली पड़ी थी, इस पर वो 2 लोग गए, तो उनके लिए तो क्या है, ये न्यू स्पीसीज है। चलो, ये अपन ने यहाँ तक बात कर ली, इसके आगे की बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेक्चर समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।